ससुराल चलेगा पेंशन पे। सीता देवी के पति को गुजरे हुए कुछ महीने बीत चुके हैं। सीता देवी अभी भी अपने पति को भुला नहीं पाई है, लेकिन क्या करे, हर व्यक्ति को समय के साथ चलना पड़ता है। इसलिए सीता देवी भी अपने गम को भुलाते हुए अपने बच्चों के साथ जीवन बिता रही थी। खैर, सीता देवी के पति के गुजर जाने के बाद उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी। तो एक दिन जब सीता देवी बाजार से शॉपिंग करके घर लौटती है, बहू जरा पानी पिला दे तो। जी माँ जी, अभी लाई। रेखा अपनी सासू माँ के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है। वो देखती है कि उसकी सासू माँ तो बहुत सारी खरीदारी करके आई है। अच्छा बहू, ज़रा मेरे लिए ना एक कप कड़क चाय बना दे। सुबह चाय पीना भूल गई थी तो अभी बहुत मन कर रहा है। जी माँ जी। रेखा किचन में जाती है और चाय चढ़ा देती है। चाय चढ़ाने के बाद वो सीधा अपने पति के पास जाती है और उससे चुगली करने लगती है। जी सुनते हो? हाँ, क्या हुआ? आप ना बस ऑफिस के काम में लगे रहते हो, कभी घर पे भी ध्यान दे दिया करो। अरे आखिर हुआ क्या है? अरे तुम्हारी माँ देखो तो आज कितनी खरीदारी करके आई है। अच्छा? अरे अचानक से तुम्हारी माँ इतना खर्चा कर रही है और तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुम सही कहती हो। अगर हमें माँ के पेंशन का पैसा मिलने लग जाए तो हम लोग भी मौज मस्ती कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी माँ को इस उम्र में पैसों की क्या ज़रूरत है? और नहीं तो क्या, वो देखो बेवजह बस पैसे उड़ाए जा रही है। अच्छा ज़रा जाओ और उनसे बात करो, देखो तो सही क्या क्या लेकर आई हैं। इसके बाद धीरज अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ बेटा? माँ तुम बाज़ार गई थी, क्या क्या लेकर आई हो बाज़ार से? अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई, तेरी मौसी की बड़ी बेटी की गोद भराई है 5 दिन बाद। हम सभी को वहीं पर बुलाया है, बस उसी के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान लेने गई थी। कपड़े भी सामान भी? अरे सगी मौसी की बेटी है तेरी, कुछ ना कुछ तो उसके लिए लेना पड़ेगा ना। अरे माँ साफ साफ बताओ ना, आखिर तुमने लिया क्या है? बस वो चांदी की 2 पायल और एक सोने की अंगूठी। अच्छा ज़रा दिखाइए तो। सीता देवी अपने बेटे और अपनी बहू को सारा सामान खोलकर दिखाती है। माँ ये तो काफ़ी भारी भरकम है और इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। हाँ बेटा, तो क्या हो गया? अरे माँ ये 2 पायल काफ़ी है, ये अंगूठी आपको देने की क्या ज़रूरत है? अरे चुप कर तू, अब ज़्यादा मत बोल। चल बहू, खाना खाने का टाइम हो गया है, अब सबको खाना लगा दे। और सीता देवी हाथ धोने के लिए वहाँ से चली जाती है। देख रहे हो, कुछ करो नहीं तो मामला हाथ से बाहर निकल जाएगा। तुम ही हो ना मेरी बात जो नहीं सुनते हो। सही कहती हो रेखा, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे माँ की सारी पेंशन खत्म हो जाएगी और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। वही तो, करो ना कुछ। तो इस तरह रेखा अपने पति धीरज को भड़काती रहती थी। एक दिन धीरज निराश होकर ऑफिस से घर लौटता है। ये लीजिए पानी। क्या हुआ, बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है, वो बॉस हमेशा मुझे सुनाता रहता है। अरे आज ज़रा सी गलती क्या हो गई, उसने तो पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया, सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। 2 कौड़ी की नौकरी है और मुझे परेशान करके रखा है। चिंता मत करिए, आपके बॉस को तो भगवान उसके कर्मों की सज़ा देंगे। अरे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सज़ा मिले या ना मिले, लेकिन सज़ा तो मुझे मिल रही है ना। अब ये रोज़ रोज़ का नाटक हो गया है, परेशान हो गया हूँ मैं यार। अरे आप फिक्र मत करिए, छोड़ दीजिए इस नौकरी को। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आपको इससे अच्छी और बेहतर नौकरी मिल जाएगी। हाँ अरे रेखा, लेकिन दूसरी नौकरी मिलने तक समय लगता है ना, तब तक हम लोग अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? अरे आपकी माँ है ना, उनको इतनी पेंशन तो मिलती है, वो कब काम आएगी? हाँ, बिना बेवजह टेंशन ले रहा है। घर में पेंशन वाली माँ है और बेवजह टेंशन। अरे रेखा, ये बात तो तुमने सही कही, वो तो मेरी माँ है, और अगर एक माँ अपने बेटे की मदद नहीं करेगी तो किसकी करेगी? मैं इस महीने की सैलरी ले लेता हूँ, फिर इसके बाद इस नौकरी को लात मार दूंगा। हाँ अच्छा, अब ना जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैंने आपके लिए आपकी मनपसंद मटर पनीर बनाई है। अरे वाह, तुम बहुत अच्छी हो रेखा। शुक्रिया जनाब। इस तरह दोनों मियाँ बीवी के अंदर सीता देवी की पेंशन को लेकर लालच बढ़ता जाता है। खैर, शाम होती है और दोनों मियाँ बीवी बैठकर ये सोचने लगते हैं कि आखिर सीता देवी की पेंशन को किस तरीके से उनके नाम करवा दिया जाए, या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे सारा पेंशन इन्हें मिले। इसके कुछ दिन बाद माँ। हाँ बेटा। माँ आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए, इसे मुझे परसों ऑफिस जाकर जमा करना होगा, नहीं तो आपकी पेंशन भी रुक सकती है।
अच्छा, ला ला बेटा। धीरज अपनी माँ को एक पेपर देता है। हाँ हाँ माँ, यहाँ पर आप अपना साइन कर दीजिए। ये ले। इसके 2 दिन बाद सीता देवी की पेंशन आने की डेट थी, लेकिन इस बार पेंशन उनके खाते में नहीं आई। अरे धीरज बेटा, इस बार मेरी पेंशन नहीं आई, मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही है, चल जल्दी से बैंक चलते हैं। अरे माँ, आप चिंता मत करो। अरे एक बात बताना तो आपको भूल ही गया था। क्या बेटा? वो माँ, दरअसल बात यह है कि जब मैं आपका कागज़ जमा करने के लिए वहाँ गया था तो मुझे पता चला कि आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हो गई है, और तभी वहाँ के एक कर्मचारी ने मुझे ये सलाह दी कि आपके अकाउंट की जगह मैं अपने अकाउंट की डिटेल दे दूँ। अच्छा, हाँ माँ, अरे आप चिंता मत करो, पैसे कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे, मेरे अकाउंट में ही तो है, मैं लाकर दे दूँगा आपको। अच्छा ठीक है बेटा। थोड़ी देर बाद धीरज पैसे निकाल कर लाता है और अपनी माँ को देता है। दरअसल सीता देवी अपनी पूरी पेंशन नहीं निकालती थी, वो पेंशन का बहुत सारा हिस्सा अपने अकाउंट में बचा कर रखती थी। वहीं धीरज भी बड़ी चालाकी से अपनी माँ को आधा पैसा ही लाकर देता है। और माँ चिंता मत करना, आपके बाकी पैसे अकाउंट में ही रखे हैं, ठीक है? अच्छा बेटा। इस तरह सीता देवी की पेंशन का आधा हिस्सा धीरज के अकाउंट में आने लगता है और धीरज उन पैसों से अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदता है। साथ ही साथ दोनों पति पत्नी कुछ पेंशन के पैसों से खूब मौज मस्ती भी करने लगते हैं। माँ, आज आपकी बहू का जन्मदिन है तो हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चल रहे हैं। अच्छा, वैसे तो बुरा ना माने बेटा, तो मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अरे बोलो माँ। वो क्या बात है, आजकल तो बहुत खर्च करता है। अरे माँ, अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो ये तो अच्छी बात है ना, मैं नौकरी करता हूँ, कमाता हूँ, तो जाहिर सी बात है खर्चा तो करूँगा ही। दरअसल माँ, मेरा ना प्रमोशन हो गया। अच्छा, इतनी बड़ी बात तो मुझे अब बता रहा है धीरज। अरे माँ छोड़िए ना, दिमाग से निकल गया, माफ़ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, वैसे भी आजकल अपनी माँ को कौन ध्यान में रखता है भला। अरे माँ, आप ऐसा मत बोलो ना। अच्छा छोड़, जा जल्दी तैयार हो जा। इसके बाद सभी लोग एक महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। वहीं इसके कुछ दिन बाद, माँ इस बार पेंशन बहुत कम आई है। क्या? पता नहीं माँ, कुछ ना कुछ नियम कानून बदलते रहते हैं, हो सकता है इसी वजह से। अच्छा। और इस तरह अब सीता देवी को अपनी ही पेंशन कम मिलने लगी थी। खैर, इसके कुछ दिन बाद सीता देवी की बहू और बेटा उसे एक आश्रम में ले जाते हैं। ये तो कहाँ ले आया बेटा? माँ, वो बात यह है कि हमें आज शाम की फ़्लाइट से लंदन जाना है। दरअसल बॉस ने मुझे 2 ही टिकट दी है, तो मैं आपको साथ नहीं ले जा पाऊँगा, और इसलिए माँ आप तब तक ना इस आश्रम में रहिए। आप चिंता मत करिए, मैंने यहाँ के लोगों से बात कर ली है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, बस आप टेंशन फ्री होकर यहाँ पर अपने दिन गुजारिए। हाँ माँ जी, अगर आप घर में अकेली रहेंगी तो वहाँ कुछ भी हो सकता है ना, आपको पता है ना आजकल समाज में क्या क्या हो रहा है, बस इसीलिए माँ जी। अच्छा माँ जी, प्रणाम। सदा सुहागन रहो। दोनों पति पत्नी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं सीता देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए चुपचाप ये गम के आंसू पी लेती है। खैर, धीरज और उसकी पत्नी फॉरेन ट्रिप पर निकल जाते हैं। वहीं अगले दिन सीता देवी की बेटी उसके घर आती है। अरे विशाल, देखो तो घर में ताला लगा है। जल्दी से माँ जी को फ़ोन करो। हाँ। नीतू अपनी माँ सीता देवी को फ़ोन लगाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो वृद्धाश्रम में है। माँ, भैया भाभी कैसे हैं? आपको वृद्धाश्रम में छोड़कर बाहर घूमने चले गए, शर्म आनी चाहिए उन्हें। आप चिंता मत करिए माँ, मैं उनको अच्छे से समझाऊंगी अब। हाँ नीतू। करीब 5 दिन बाद जब धीरज अपनी पत्नी के साथ वापस भारत लौटता है। वाह भैया वाह, बेशर्मी की भी हद होती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम दोनों हमारी भावनाओं को नहीं समझते हो, बस बेवजह हम लोगों को बुरा बनाए जा रहे हो। हाँ, हमने तो माँ जी को आश्रम इसलिए भेजा था ताकि वो वहां पर सेफ रहे, लेकिन आप लोग तो उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे। इस तरह दोनों पति पत्नी विशाल और नीतू को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। अरे नीतू, ये ले, तू क्या सोचती है, तेरा भाई एक नंबर का बदमाश है, तू नहीं जानती कि तेरा भाई तुझसे कितना प्यार करता है। ये ले, ये तेरे लिए ये विदेशी पर्स और सैंडल, और ये लीजिए जमाई साहब आपके लिए ये कपड़े। अरे इसकी क्या ज़रूरत है? अरे जमाई साहब, आपका तो हक बनता है, लीजिए। हाँ हाँ, ले लीजिए। और महंगे महंगे कपड़े, जूते और कई सारे गिफ्ट्स लेकर नीतू चुपचाप रह जाती है। लेकिन
अजी आप शांत रहिए ना। भैया सही कहते हैं, इन्होंने जो किया होगा अच्छाई के लिए किया होगा। सॉरी भैया। अरे कोई बात नहीं बहना। इस तरह धीरज इस मामले को निपटा देता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। कुछ महीने बाद नीतू को बेटी होती है। बेटा इस बार तो पेंशन ज़्यादा निकालना। हाँ अरे माँ, अब क्या पूरा घर ही उठा कर दोगी उसको? विदेश से इतना सारा गिफ्ट लेकर आया था उसके लिए, वो भी तो देखो। नहीं तो क्या। अरे बेटा लेकिन वो गिफ्ट तो तूने दिए थे ना, मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा ना बेटा उसे। अरे माँ, आपने ही नीतू के ससुराल वालों को अपने सर चढ़ा रखा है। वही तो। अरे माँ जी, बड़े लालची किस्म के लोग हैं वो लोग। बस आप नीतू को 2 जोड़ी कपड़े दे देना, बहुत है। दोनों पति पत्नी सीता देवी को पट्टी पढ़ाते हैं और उन्हें पेंशन भी नहीं दी जाती। खैर, सीता देवी जब अपनी बेटी घर में थी तो क्या बात है समधन जी, आजकल बड़ी कंजूसी दिखाई जा रही है। क्या मतलब समधन जी? अरे वो मैंने कपड़े देखे जो आपने नीतू को दिए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मंगल बाजार से खरीदा हुआ सस्ता सा कपड़ा है। माफ़ करना। वाह समधन जी, बस माफ़ी मांग ली और हो गया। चलो बढ़िया है, ये नया तरीका है। माफ़ी मांग लो और अपने पैसे बचा लो। अरे अपनी इज्जत का नहीं, हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। ये जो आपने सूट दिया है ना, ये भी ले जाइए, आपकी बहू के काम आएगा। सासू माँ, बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते नीतू। समधन जी दरअसल पैसे नहीं थे। और इस तरह सीता देवी को अपने समधी, समधन, जवाई और बेटी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत दुख होता है। वो अपने छोटे बेटे को कॉल लगाती है जो दूसरे शहर में था। बेटा। अरे माँ, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही है? फिर वो सारी बातें अपने छोटे बेटे पंकज को बताती है। रोइए मत माँ, मैं वहाँ आता हूँ। फिर क्या था, पंकज तुरंत अपनी माँ के पास चला आता है। माँ, हमें तुरंत बैंक जाना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। इसके बाद पंकज अपनी माँ को लेकर बैंक जाता है और पूरी छानबीन करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके बड़े भाई ने कितना बड़ा घोटाला किया है। उसी शाम, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं किसी के सामने मुंह ना खोलूं, तो पेंशन का आधा हिस्सा मुझे भी देना होगा। अरे ठीक है ना छोटे। अब पेंशन का कुछ हिस्सा पंकज को भी जाने लगता है। ए जी, सासू माँ की पेंशन तो बहुत ज़्यादा है, तो आपके भैया आपको इतना कम पैसा क्यों देते हैं? हाँ, बड़े भैया बहुत चालाकी दिखा रहे हैं ना, अब मैं भी दिखाता हूँ अपनी चालाकी। अगले दिन, माँ अब जल्दी से इन कागज़ पर साइन कर दीजिए, तब बड़े भैया आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा। दरअसल वो सीता देवी की प्रॉपर्टी के कागजात थे। फिर क्या, अब सीता देवी के हाथ से उसकी प्रॉपर्टी भी चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद, वाह पंकज वाह, तू तो आस्तीन का सांप निकला। तूने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, तेरी इतनी हिम्मत। वाह, देखो तो ये बात बोल भी कौन रहा है, जो खुद मम्मी की पेंशन पर अय्याशियाँ कर रहा है। अच्छा, हम अय्याशियाँ कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? अरे आपने तो हमसे भी बड़ा हाथ मारा ना देवर जी। हाँ और क्या, भाई भी तो आपके पति के ही हैं हम। वैसे भी आप दोनों के साथ बहुत अच्छा हुआ। तुम दोनों तो पहले से ही निकम्मे थे, ना कभी घर में ध्यान दिया ना कभी माँ जी पर, लेकिन हिस्सा तो इन लोगों को ही चाहिए। अरे आपने क्या उखाड़ लिया, दिन भर बस खाना ही तो बनाती रहती हो। हाँ तो तू तो उतना भी नहीं कर पाती ना। इस तरह इन चारों में खूब लड़ाइयाँ होती हैं। वहीं सीता देवी बाजार से वापस घर आ जाती है और इन सब की सारी बातें बाहर से सुन लेती है। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। सीता देवी वहाँ से चली जाती है और सीधे लैंडलाइन से अपनी बेटी को फ़ोन करके सारी आप बीती सुना देती है। बेटी को भी अपनी गलती का पछतावा होता है और अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है। चिंता मत करिए माँ, मैं आपके साथ हूँ। इसके बाद नीतू अपनी माँ के लिए किराए के कमरे का बंदोबस्त कर देती है। ये किराए का कमरा उसके ससुराल के पास ही था। माँ जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग उनकी अकल ठिकाने पर लेकर ही आएंगे। हाँ माँ। इसके करीब 15 दिन बाद नीतू और विशाल धीरज के घर जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे भैया, हम तो आप सबके लिए खुशखबरी लेकर आए थे। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे आप दोनों सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। माँ ने हम सबसे एक बात छुपाई थी। आप सबको पता है, माँ के पास 7 बीघा ज़मीन है, वो भी शहर के बीचों बीच।
अब आप ही सोचिए उसकी कीमत आज के समय में कितनी होगी। क्या? क्या? तुझे ये सब कैसे पता? अरे हमारी माँ बड़ी चालाक है, उनको तो हम सब पर विश्वास ही नहीं था, इसलिए उन्होंने हमसे ये बात छुपा कर रखी थी ताकि अगर हम लोग कोई बदमाशी करें तो बुढ़ापे में ये ज़मीन ही उनका सहारा बने। और 3 दिन पहले एक रात मैंने उनकी बात चुपके से सुन ली। वो फ़ोन पर किसी वकील से बात कर रही थी और इसी ज़मीन का जिक्र कर रही थी। अच्छा, हाँ, और मैंने उन ज़मीनों के पेपर्स भी बनवा लिए हैं भैया। आप दोनों जल्दी से साइन कर दीजिए और वो ज़मीन अपने नाम कर लीजिए। नीतू ने तो साइन भी कर दिया है। अब हाँ हाँ लाइए ना। हाँ बिल्कुल। दोनों भाई बिना सोचे समझे उस पेपर्स पर साइन कर देते हैं। तभी वहाँ पर वकील और सीता देवी आती हैं। वाह मेरे लालची बच्चों, आज तुम्हारी लालच की वजह से मुझे मेरी पेंशन और मेरी ज़मीन दोनों वापस मिल गए। क्या? क्या? हाँ, अरे लालच की भी हद होती है। आपने अपनी विधवा माँ की पेंशन ले ली और आप पंकज भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने तो माँ जी की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। इसीलिए हमने ये नाटक किया और आप सब फंस गए। मिस्टर पंकज और मिस्टर धीरज, आपको उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है। अभी के अभी सब निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम जैसे धोखेबाजों और लालची लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ माँ जी। हाँ माँ, ऐसा मत करिए। सीधे मुंह बात समझ में नहीं आती क्या? निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। और कितना जलील हो गए, हाँ? और अब तो मुझे तुम लोगों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। निकलो। सभी लोग सीता देवी से बहुत माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब सीता देवी पत्थर की बन चुकी थी, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ सहा जो था। खैर, वो चारों थक हार कर वहाँ से निकल जाते हैं। माँ रोइए मत, आपकी बेटी आपके साथ हमेशा रहेगी। हाँ माँ जी, और आपका जवाई भी। इसके बाद सीता देवी अपनी बेटी नीतू और अपने जवाई विशाल के साथ खुशी खुशी एक घर में रहने लगती है।